नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव। आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियां। इससे पहले राज्यपाल के बारे में बेसिक जानकारी वाला वीडियो पहला पार्ट मैंने डाल दिया। आपने नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। तो राज्यपाल को शक्तियां प्राप्त है, जैसे केंद्र के अंदर राष्ट्रपति होता है वैसे राज्य में राज्यपाल होता है। तो केंद्र में जिस प्रकार राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त है वैसे ही राज्य में राज्यपालों को शक्तियां प्राप्त है, लेकिन दो शक्तियां राज्यपालों को प्राप्त नहीं है। एक तो आपातकालीन शक्तियां और सैन्य शक्तियां राष्ट्रपति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। जो राष्ट्रपति प्राप्त है आपातकालीन और सैन्य शक्तियां, बाकी कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां सभी राज्यपाल को प्राप्त है। बाकी ये राष्ट्रपति को भी प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रपति को आपातकालीन और सैन्य शक्तियां प्राप्त है जो राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो शक्तियों के बारे में बात करेंगे। राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल को आपातकालीन और सैन्य शक्तियां प्राप्त नहीं है। बाकी कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, स्वविवेक की शक्तियां भी प्राप्त, बात करेंगे उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले कार्यपालिका शक्तियां। अब राष्ट्रपति और राज्यपाल को अगर आप कंपेरिजन में यानी तुलनात्मक रूप में पढ़ लो तब आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पॉलिटिकल का आप तुलनात्मक रूप में पढ़ लो तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, मैं मानता हूं। क्योंकि जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल होता है। जो काम केंद्र में राष्ट्रपति करता है वही काम राज्य में राज्यपाल करता है। ओके, ठीक है, तो ये राष्ट्रपति ये राज्यपाल। पहली चीज, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ यानी केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जबकि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। आया कुछ समझ में? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जबकि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ओके, दूसरा पॉइंट, संघ की कार्यपालिका के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं या किए जाते हैं। संघ के यानी केंद्र के जो भी काम होते हैं उसमें राष्ट्रपति साइन होते हैं, सिग्नेचर होते हैं राष्ट्रपति के। तो संघ की कार्यपालिका के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। वही प्रकार राज्य में हो जाएगा, तो राज्य की कार्यपालिका के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। आया कुछ में? आया नहीं है? तो संघ की कार्यपालिका के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, राज्य की कार्यपालिका के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, प्रधानमंत्री कुछ कर्तव्य होते हैं। तो प्रधानमंत्री कर्तव्य होता है राष्ट्रपति के प्रति, यानी प्रधानमंत्री जो भी कार्य करता है उसकी सूचना वो राष्ट्रपति को समय समय पर देता है। उसी प्रकार सीएम का कर्तव्य होता है, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कर्तव्य होता है किसके प्रति? राज्यपाल के प्रति। सीएम का कर्तव्य होता है राज्यपाल के प्रति। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को एससी एसटी क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को एससी एसटी क्षेत्र यानी अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है, जबकि राज्यपाल के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट क्लियर है, राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को एससी एसटी क्षेत्र घोषित कर सकता है। ओके, राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद का गठन करवाता है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति दो राज्यों के बीच कोई विवाद हो गया तो उसके सुलझाने के लिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन करवाता है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जबकि राज्य में राज्यपाल ऐसा कुछ नहीं करवाता, ऐसा कोई अंतरराज्यीय परिषद का गठन राज्यपाल नहीं करवाता है। ठीक है, ओके, अगला पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति विभिन्न नियुक्तियां करता है, बहुत सारे पदों की नियुक्तियां करता है राष्ट्रपति, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, है ना, लोकपाल, सीएजी यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 150 से 151। ठीक है, पढ़ेंगे कभी। राज्यपाल की नियुक्ति भी करता है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। रिपीट करता हूं, राष्ट्रपति विभिन्न नियुक्तियां करता है, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, महान्यायवादी, लोकपाल, स्केग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक। राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसी प्रकार राज्य में भी राज्यपाल बहुत सारे पदों की नियुक्ति करता है। कौन कौन सी देखिए, यह भी यानी राज्यपाल भी विभिन्न नियुक्तियां करता है, जैसे सीएम चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री की, मंत्री परिषद, लोकायुक्त, देखो केंद्र में कौन हो गया? लोकपाल हो गया, राज्य में लोकायुक्त हो गया। ठीक है, महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, यहाँ पे मान्यवादी करता है ये, और ये महाधिवक्ता करता है राज्यपाल। ठीक है, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उस पर परामर्श देता है, सलाह देता है कि आपको इसको नियुक्त करना चाहिए। किसी भी राज्य के अंदर हाई कोर्ट होती है, उसमें जो भी हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है जब राष्ट्रपति, तो उसमें एक बार राज्यपाल से परामर्श लेता है, तो सलाह देता है, तो हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति पर परामर्श देता है राज्यपाल। ठीक है, केग की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, केग की, सीएजी, केग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन केग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है? तो राज्य में राज्यपाल को सौंपता है या राज्य में राज्यपाल को देता है। ठीक है, तो केग की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्य में रिपोर्ट राज्यपाल को केग देता है। रिपीट करते हैं वापस, राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल को आपातकालीन सैन्य शक्तियां प्राप्त नहीं है। पहली कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जबकि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, जबकि राज्य की कार्यपालिका के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। प्रधानमंत्री कर्तव्य होता है राष्ट्रपति के प्रति, मुख्यमंत्री कर्तव्य होता है राज्यपाल के प्रति। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को एससी एसटी क्षेत्र घोषित कर सकता है, जबकि राज्यपाल ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद का गठन करवाता है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जबकि राज्यपाल ऐसा कोई गठन नहीं करवाता है। राष्ट्रपति विभिन्न नियुक्तियां करता है, जैसे
प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, न्यायवादी, लोकपाल, सीएजी, राज्यपाल, सुप्रीम और हाई कोर्ट के जज। जबकि मुख्यमंत्री भी विभिन्न नियुक्तियां करता है, सॉरी राज्यपाल भी विभिन्न नियुक्तियां करता है, जैसे मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद, लोकायुक्त, महाधियुक्त, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति पर परामर्श देता है, यानी सलाह देता है। केक की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्य में रिपोर्ट किसको देता है? वो राज्यपाल को देता है। कौन? केक देता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे तो देखिए राष्ट्रपति और राज्यपाल। देखिए राष्ट्रपति ये विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति केंद्र के अंदर विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है, जैसे राष्ट्रीय वित्त आयोग, अनुच्छेद 280, राष्ट्रीय वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करवाता है। ठीक है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। जबकि राज्यपाल किन किन की नियुक्ति करता है? राज्यपाल निम्न आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी करता है, जो राज्य के संदर्भ में आ जाएंगे। यहाँ पे यूपीएससी, यहाँ पे क्या जाएगी? आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ओके। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी ये करता है राज्यपाल। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, राज्य के संदर्भ में, राज्य वाले। ठीक है। ओके। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति यानी चांसलर होता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति यानी चांसलर होता है और कुलपतियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय, जैसे राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ यूनिवर्सिटी अजमेर के अंदर पड़ता है, तो उसका कुलाधिपति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और वहां के कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जबकि राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति यानी चांसलर होता है। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति यानी चांसलर होता है तथा वह कुलपतियों की नियुक्ति करता है, यानी राज्य के जो विश्वविद्यालय है उनकी कुलपतियों की नियुक्ति तो करता है राज्यपाल। जबकि केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है राष्ट्रपति और केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कुलपतियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है। ओके। देखो विशेष लगेगा आपको, कुछ पॉइंट लेंगे विशेष। पहला, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन उन्हें हटाने यानी रिमूव हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है और वो भी सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही हटा सकता है। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, लेकिन उन्हें हटा कौन सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। ऐसा नहीं कि मन मर्जी से हटा दे। ठीक है। और राज्यपाल आरपीएससी के सदस्यों को राज्यपाल केवल निलंबित कर सकता है, केवल निलंबित यानी सस्पेंड कर सकता है। आरपीएससी के सदस्यों को राज्यपाल केवल निलंबित यानी सस्पेंड कर सकता है, हटा नहीं सकता। हटाते उन्हें केवल राष्ट्रपति है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद हटाते हैं आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्य को। ठीक है। राज्यपाल छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा राज्यों में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की भी नियुक्ति करता है। इन राज्यों के अंदर 4 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा। इन 4 राज्यों के अंदर राज्यपाल एक जनजातीय कल्याण मंत्री की भी नियुक्ति करता है 94वां संविधान संशोधन 2006 के अनुसार। 94वां संविधान संशोधन 2006 के अनुसार राज्यपाल छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की भी नियुक्ति करता है 94वां संविधान संशोधन 2006 के अनुसार। ठीक है। अब विधायी शक्तियां बहुत सारी हैं। पहली विधायी शक्तियां अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का विभिन्न अंग होता है या अभिन्न अंग होता है। अभिन्न अंग बोलेंगे, विभिन्न नहीं बोले, अभिन्न बोले। अभिन्न यानी अटूट अंग होता है। तो राज्यपाल अनुच्छेद 168, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। जैसे त्रिभुज का आकार समझिए, ये राज्यपाल, ये विधानसभा, ये विधान परिषद। विधानमंडल में दोनों जाएंगे, विधानसभा, विधान परिषद। जैसे केंद्र के अंदर राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उसी प्रकार राज्य के अंदर राज्यपाल अनुच्छेद 168 के अनुसार विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, ये राज्यपाल, विधानसभा और ये विधान परिषद। ओके। अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल के 17 आहूत व 17 अवसान करता है। अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा के 17 आहूत करता है और 17 अवसान या सत्र खत्म करता है। ठीक है। राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष पूर्व भी भंग कर सकता है, लेकिन सीएम के परामर्श पर। अगर मुख्यमंत्री कह दे कि विधानसभा भंग कर दो, तब कर सकता, मन मर्जी से नहीं कर सकता। ठीक है। तो राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष पूर्व भी भंग कर सकता है सीएम के परामर्श पर। रिपीट करते हैं पूरा। राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति ये विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की भी नियुक्ति करता है, जैसे राष्ट्रीय वित्त आयोग, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, यूपीएससी, एससी, एसटी, ओबीसी आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग। जबकि राज्यपाल निम्न आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है, आरपीएससी, राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, एससी, एसटी, ओबीसी आयोग, राज्य के संदर्भ में। ठीक है।
राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति यानी चांसलर होता है और कुलपतियों की नियुक्ति करता है, जबकि राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति यानी चांसलर होता है तथा वह कुलपतियों की भी नियुक्ति करता है। ठीक है, विशेष लगा लिखना, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, लेकिन उन्हें हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, जो भी सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद हटाता है। राज्यपाल केवल इन्हें निलंबित कर सकता है। फिर राज्यपाल छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा राज्यों में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की भी नियुक्ति करता है 94वां संविधान संशोधन 2006 के अनुसार। विधायी शक्तियां, अनुच्छेद 168, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। यह राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, अनुच्छेद 174, राज्यपाल विधानमंडल के 17 ऊत व 17 अवसान करता है और राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष पूरी भंग कर सकता है, लेकिन सीएम के परामर्श पर। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता है। अगर राज्यपाल को लगे कि किसी विधानसभा के अंदर आंग्ल भारतीय समुदाय रहता है और उसको पर्याप्त प्रतिनिधित्व विधानसभा में प्राप्त नहीं हुआ, तो वो एक एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता है। आंग्ल भारतीय क्या होते हैं? जिन पहले अंग्रेज गए थे, यूरोपियों ने यहाँ पे किया था शासन, यूरोपीय, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी आए थे वो सभी, तो जिनके माता पिता, दादा, नाना, नानी यानी पुरुष वर्ग जो भी अगर यूरोपीय रहा हुआ हो तो वो एंग्लो इंडियन के अंदर आते हैं। माता नहीं आती उसमें ना, लेडीज को काउंट नहीं करते हैं। जिनके पिता, दादा, नाना कोई अगर यूरोपीय रहा हुआ हो, ठीक है, जो यहाँ पर रह गए, उन्होंने भारतीय लड़की से शादी कर ली, किसी भी कर ली, महिला से शादी कर ली, भारतीय महिला से, तो जो उनके दादा, पिता, नाना जो यूरोपीय रहे हो तो वो एंग्लो इंडियन में आते थे। ठीक है, ये पहले प्रावधान था अनुच्छेद 333 के अनुसार, लेकिन 104वां संविधान संशोधन मोदी सरकार द्वारा 2019 में किया गया, जो 2020 में लागू हुआ, उसके अनुसार अनुच्छेद 331 और 333 दोनों को हटा दिया गया, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा रहता है। आरक्षण 10 साल में सरकार बढ़ाती है, लेकिन इसको 10 साल के लिए नहीं बढ़ाया गया, तो वर्तमान में अनुच्छेद 333 समाप्त है, अभी ये लागू नहीं है वर्तमान में। ठीक है, तो अनुच्छेद 333 की राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता है अगर उसे लगे उसे पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, लेकिन 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। जैसे अपन संसद की बात करें तो अनुच्छेद 331 के अंदर लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता, तो 331 भी वर्तमान में समाप्त है। 331 और 333 भी 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, विशेष लगाएगा आप लिखना, राज्यपाल विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। राज्यपाल विधान परिषद के माने विधान परिषद में कुल संख्या 66 कितनी है? 66, तो इसके 1/6 निकालो, कितने जाएंगे? 11, तो 11 सदस्यों को राज्यपाल क्या करेगा? मनोनीत करेगा। आया कुछ समझ में? ठीक है, तो राज्यपाल विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। अब कौन कौन से सेक्टर से मनोनीत करता है? ऐसे थोड़ी करता, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा तो राष्ट्रपति भी करता है लोकसभा के अंदर, लेकिन अपने राज्यसभा के अंदर, लेकिन सहकारिता इसमें स्पेशल आया ना, ध्यान रखना। तो राष्ट्रपति केवल 4 क्षेत्र में करता है अपने राज्यसभा के अंदर, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, जबकि सहकारिता इसमें स्पेशल आता है, राज्यपाल करता है। तो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता क्षेत्रों से राज्यपाल विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। ओके, अनुच्छेद 175, राज्यपाल विधानमंडल में संदेश भेज सकता है। विधानमंडल यानी विधानसभा, विधान परिषद दोनों में संदेश भेज सकता है एवं अभिभाषण दे सकता है। अनुच्छेद 175, राज्यपाल विधानमंडल में संदेश भेज सकता है एवं अभिभाषण दे सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 174 इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, राज्यपाल का विधानमंडल में विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 174, राज्यपाल का विधानमंडल में विशेष अभिभाषण। राज्यपाल विधानमंडल में विशेष अभिभाषण कब दे सकता है? पहला, विधानमंडल के वर्ष के प्रथम सत्र पर। हर विधानमंडल के वर्ष का पहला सत्र होता है, विधानसभा विधान परिषद का पहला सत्र होता है, उसमें भाषण देगा। ठीक है, और नवीन विधानसभा के गठन पर, सामान्यतः 5 साल बाद चुनाव होते हैं, नवीन विधानसभा गठन होता है, तो नवीन विधानसभा के गठन पर भी राज्यपाल विशेष अभिभाषण देता है। तो रिपीट करते हैं, अनुच्छेद 176, राज्यपाल का विधानमंडल में विशेष अभिभाषण विधानमंडल के वर्ष के प्रथम सत्र पर और नवीन विधानसभा के गठन पर। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 200, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, अभी फर्स्ट ग्रेड में इससे प्रश्न आया था अनुच्छेद 200 से। देखिए, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल, कोई विधानमंडल द्वारा कोई पारित विधेयक है तो राज्यपाल क्या कर सकता है? पहला, उसे स्वीकार कर सकता है, अनुमति दे सकता है, स्वीकृत कर सकता है। दूसरा, अस्वीकृत कर सकता है, स्वीकार कर सकता है, अनुमति नहीं देगा। तीसरा, पुनर्विचार हेतु भेज सकता है कि आप इस पर एक बार, विधेयक पर एक बार और विचार कर लीजिए। और चौथा, राष्ट्रपति को भेज सकता है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है अनुच्छेद 201 के अनुसार। यह बात किसमें लिखी हुई है? अनुच्छेद 201 के अंदर। रिपीट करते हैं, अनुच्छेद 200, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल अनुमति दे सकता है, स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है,
पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। आप एक बार वापस इस पर विचार कर लीजिए। और चौथा अनुच्छेद 201 के अनुसार राष्ट्रपति को भेज सकता है कि ये मेरे काम की बात नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, राष्ट्रपति के पास वो भेज सकता है राज्यपाल अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, अब क्या क्या कंडीशन बनती है, इससे प्रश्न अभी आया था। देखिए, साधारण विधेयक और धन विधेयक, स्वीकार, अस्वीकार, पुनर्विचार, राष्ट्रपति को भेज सकता है और राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु भेज सकता है, राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी, साधारण विधेयक को राज्यपाल स्वीकार कर सकता, बिल्कुल सही। धन विधेयक को स्वीकार कर सकता, बिल्कुल सही, राइट है। साधारण विधेयक को अस्वीकार कर सकता, बिल्कुल सही, कर सकता। और धन विधेयक को अस्वीकार कर सकता, बिल्कुल कर सकता, पावर राज्यपाल के पास। साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेज सकता, बिल्कुल भेज सकता। लेकिन धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता, क्योंकि धन विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही विधानसभा या विधानमंडल में लाए जाते हैं। तो राज्यपाल की पूर्वानुमति से लाए जाते हैं, तो राज्यपाल इसे अस्वीकार कैसे करेगा, धन विधेयक को नहीं कर सकता। राष्ट्रपति के पास भेज सकता, साधारण विधेयक को बिल्कुल भेज सकता, साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास, और धन विधेयक को भी राष्ट्रपति के पास भेज सकता, बिल्कुल भेज सकता। राष्ट्रपति क्या कर सकता, साधारण विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार तो भेज सकता वापस विधानमंडल के पास, बिल्कुल भेज सकता। लेकिन धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता है। आया कुछ समझ में, नहीं भेज सकता है। क्लियर हुआ, रिपीट करते हैं। अनुच्छेद 333 जो 104वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है, कि जिसके अनुसार राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय को मनोनीत करता है, अगर उसे पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं। एंग्लो इंडियन कौन है, जिनके पिता, दादा, नाना कोई यूरोपीय रहे हो। ठीक है, विशेष राज्यपाल विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। कौन कौन से क्षेत्र, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता। इसको इंपोर्टेंट लगा लेना। ठीक है, अनुच्छेद 175 राज्यपाल विधानमंडल में संदेश भेज सकता है एवं अभिभाषण दे सकता है। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विधानमंडल में विशेष अभिभाषण विधानमंडल के वर्ष के प्रथम सत्र पर और नवीन विधानसभा के गठन पर। ठीक है, अनुच्छेद 200 विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल अनुमति दे सकता है, स्वीकार कर सकता है, पुनर्विचार हेतु भेज सकता है और राष्ट्रपति हेतु आरक्षित कर सकता है, राष्ट्रपति को भेज सकता है अनुच्छेद 201 के अनुसार। ठीक है, फिर साधारण विधेयक, धन विधेयक स्वीकार राज्यपाल कर सकता है, इसको भी स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, स्वीकार कर सकता है। साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेज सकता, लेकिन धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता है। ठीक है, और साधारण विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु भेज सकता है, लेकिन धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता, और दोनों को राष्ट्रपति के पास वो भेज सकता है। ठीक है, आया होगा समझ में, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 201। अनुच्छेद 201 विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने पर, मैंने कहा था कि राज्यपाल अनुच्छेद 201 के तहत विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता, कर सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 201 के अनुसार विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने पर उस विधेयक पर कानून बनाने की संपूर्ण शक्ति किसके पास चली जाती है, राष्ट्रपति के पास चली जाती है। अनुच्छेद 201 के तहत जब विधेयक को राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल आरक्षित कर लेता है, तब उस पर विधेयक पर अधिकार करने की शक्ति किसके पास चली जाती है, संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति के पास चली जाती है। ठीक है, फिर देखिए यहां पर राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। कितने विकल्प होते हैं, 3। पहला स्वीकृत, दूसरा अस्वीकृत और पुनर्विचार। राष्ट्रपति उस विधेयक को स्वीकृत है, स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है और उसे पुनर्विचार के लिए वापस विधानमंडल के पास भेज भी सकता है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेज दे तो विधानमंडल के पास कितने महीने का समय होता है, 6 महीने का, 6 माह का समय होता है। यदि इन 6 महीने में विधानमंडल उसी विधेयक को कोई चेंज नहीं करे, उस विधेयक में, विधेयक यानी क्या होता है, अस्थायी कानून होता है। ठीक है, विधेयक यानी कोई कानून बनाने के लिए लाते हैं पहले, तो उसी विधेयक को वापिस दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज दें तो भी राष्ट्रपति उस विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, लेकिन उस विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। ध्यान सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, रिपीट करते हैं पूरी बात। देखिए 201 के अनुसार विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने पर उस विधेयक पर कानून बनाने की संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति के पास चली जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं, स्वीकृत, अस्वीकृत और पुनर्विचार। ठीक है, यदि राष्ट्रपति इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए, एक बार आप इस पर वापस विचार कर लीजिए, पुनर्विचार है तो वापस विधानमंडल के पास, विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों कमांड आएगी इसमें। ठीक है, तो विधानमंडल के पास भेज देता है तो विधानमंडल के पास कितने महीने का समय होता है, 6 महीने का समय होता है। यदि इन 6 महीने में विधानमंडल उसी विधेयक को वापस भेज दे राष्ट्रपति के पास, कोई उसमें चेंज नहीं करें, ठीक है, तो भी राष्ट्रपति इस विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, लेकिन उस विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है कि वापस 6 महीने बाद वापस 6 महीने के अंदर वापस विधेयक को डाल दिया, तो ऐसी कोई राष्ट्रपति महोदय पर बाध्यता नहीं है कि उनको उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। आया कुछ समझ में, पहले विधेयक भेजा राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल ने, ठीक है, राष्ट्रपति ने उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया, विधानमंडल ने कोई चेंज नहीं किया, वापस विधेयक को भेज दिया, तो भी राष्ट्रपति उस विधेयक पर साइन करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है। आया समझे, बाध्य नहीं है ना, कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, विषय से लगाएगा आप लेना कि किन पॉइंटों पर, किन बिंदुओं पर, किन तथ्यों के आधार पर राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। 4 महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। राज्यपाल निम्न विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है। कौन कौन से, पहला संविधान से संबंधित मामला, कोई राज्य में कोई
संविधान से संबंधित कोई मामला, वैसा कानून जिससे संविधान प्रभावित होता हो, तो उसको राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल आरक्षित कर सकता है उस विधेयक को। ठीक है। मूल अधिकारों से संबंधित मामला, ऐसा कोई मामला हो, ऐसा कोई कानून हो जो मूल अधिकारों से संबंधित हो, तो भी वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित मामला, कोई डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 अनुच्छेद 36 काउंट याद कीजिए। तो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कोई मामला हो, नीति निर्देशक तत्वों से, ठीक है, तो भी वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित राज्यपाल कर सकता है। ठीक है। और एकता व अखंडता, देश की एकता व अखंडता से संबंधित कोई मामला, ऐसा कोई मामला जिससे देश की एकता व अखंडता प्रभावित होती हो, तो भी वो राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल आरक्षित रख सकता है। ठीक है। तो 4 पॉइंट मुख्य है। राज्यपाल निम्न विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है। पहला, संविधान संबंधित कोई मामला हो, मूल अधिकारों से संबंधित कोई मामला हो, नीति निर्देशित तत्वों से संबंधित कोई मामला हो, या एकता व अखंडता से संबंधित कोई मामला हो। ठीक है, क्लियर है। अब अनुच्छेद 213, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 123 क्या था, 1 2 3 कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी कर नहीं सकती। 123 याद होगा आपको। अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर नहीं सकती। अध्यादेश क्या होता है, अस्थायी कानून। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो या दोनों सदन में से एक सदन अनुपस्थित हो वर्तमान कंडीशन में, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 123 के तहत। तो इसी प्रकार 2 को आगे ले आओ, 2 1 पीछे ले आओ, अल्टरनेट कर दो दोनों को, 2 1 3 3 ऐसे 213। तो 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद ऐसे याद करने आपको। अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 123, दोनों आगे पीछे कर लो, 2 आगे ले आओ 1 पीछे ले आओ। 213, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आएगा समझ में, ऐसे याद करना आपको। तो अनुच्छेद 213, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राज्यपाल राज्य सरकार के परामर्श पर विशेष परिस्थितियों में, राज्यपाल अपने मन से नहीं करता, राज्य सरकार के परामर्श पर विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, जारी करता है। अध्यादेश यानी क्या होता है, अस्थायी कानून। ठीक है। कब जारी करता है, जैसे जब विधानमंडल, बात यहाँ पे विधानमंडल की हो रही है, विधानसभा विधान परिषद दोनों आएंगे विधानमंडल के अंदर, अनुच्छेद 168 है ना। तो जब विधानमंडल का एक सदन उपस्थित हो, जैसे विधानसभा माने उपस्थित हो, विधान परिषद अनुपस्थित हो, यानी एक सदन तो उपस्थित हो और दूसरा सदन अनुपस्थित हो, या फिर दोनों ही सदन अनुपस्थित हो, यानी सत्र चल ही नहीं रहा हो, क्योंकि अपन कहते हैं 2 सत्रों के बीच अधिकतम दूरी 6 महीने होती है। ठीक, तो सत्र चल नहीं रहा हो, तब राज्यपाल राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। मैं रिपीट करता हूं, वापिस सुनिए। अनुच्छेद 213, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राज्यपाल राज्य सरकार के परामर्श पर, अपने मन से नहीं, स्वविवेक से नहीं, राज्य सरकार के परामर्श पर विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश यानी अस्थायी कानून था, जैसे जब विधानमंडल का एक सदन उपस्थित हो और दूसरा सदन अनुपस्थित हो, या दोनों ही सदन अनुपस्थित हो, यानी कि सत्र नहीं चल रहा हो, तब राज्यपाल राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बता दो अध्यादेश की अवधि क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो विशेष लगेगा, आपको पॉइंट लगना विशेष, जब विधानमंडल के सत्र में दोनों सदन उपस्थित हो तब राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। मैंने कंडीशन बताई थी अध्यादेश जारी करने की, अनुच्छेद 213 के तहत। तो उसमें कंडीशन बनती है कि जब विधानमंडल के सत्र में दोनों सदन उपस्थित हो, दोनों सदन यानी सत्र चल रहा हो, और विधानसभा विधान परिषद दोनों सत्र उपस्थित हो, तब राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उस समय सत्र चल रहा है। अध्यादेश तो इमरजेंसी बनाते कानून, अस्थायी कानून बनाते, जब अध्यादेश कानून बनाने की कोई आवश्यकता हो, ठीक है, तब जारी करते हैं। ठीक है, तो जब विधानमंडल के सत्र में दोनों सदन उपस्थित हो तब राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ठीक है। अध्यादेश की अवधि क्या होती है, इसके बारे में प्रश्न बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो अध्यादेश की सामान्य अवधि यानी सामान्य समय कितना होता है, 6 सप्ताह यानी 42 दिन। कितने होते हैं, 6 सप्ताह यानी 42 दिन होते हैं, जब दोनों सदन एक साथ आ जाएं। जैसे 6 महीने के अंदर दोनों सदन आ जाए, बीच में एक साथ आ जाए, तो सदन सत्र शुरू होने के साथ ही जब दोनों सदन उपस्थित हो, तब 6 सप्ताह के अंदर उस कानून को या तो स्थायी बना दिया जाएगा या फिर उसे रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 6 सप्ताह यानी अधिक सामान्य अवधि कितनी होती है इसकी, 6 सप्ताह। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि विधानमंडल के दोनों सदन उपस्थित होने के बाद अध्यादेश की अवधि कितनी होती है, तो कितनी होती है, 6 सप्ताह। कितनी होती है, 6 सप्ताह 42 दिन। ठीक है। अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो 6 माह। 6 माह क्यों, क्योंकि जब दोनों सदन अलग अलग आए, एक सदन अभी आ गया, जैसे विधानसभा आ गया, विधान परिषद बैठी नहीं साथ में, 2 महीने 3 महीने 4 महीने हो गए, तो अधिकतम कितने महीने तक हो सकता है, ऐसे 6 महीने। तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है, 6 माह, यानी दोनों सदन जब अलग अलग उपस्थित हो, अलग अलग आए। ठीक है। जबकि कुल अवधि कितनी है दोनों मिला के, तो कुल अवधि होती है 7.5 माह लगभग। कितनी होती है, 7.5 माह। 7.5 माह क्यों, देख लो 6 महीने माह ये हो गए और लगभग 1.5 माह ये हो रहे हैं, 42 दिन। ठीक है, तो 7.5 माह। ठीक है। इससे पूर्व विधानमंडल या राज्यपाल द्वारा इसे समाप्त भी किया जा सकता है। ठीक है, इससे पूर्व यानी इन 7.5 माह से पहले भी विधानमंडल चाहे या राज्यपाल चाहे तो अध्यादेश को समाप्त भी कर सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 192, विधानमंडल के सदस्यों यानी एमएलए, विधानसभा के सदस्य कौन होते हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। ठीक है। तो विधानमंडल के सदस्यों की निर्योग्यता की योग्य है या नहीं है का निर्धारण राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल करता है, केवल दल बदल को छोड़कर। क्वेश्चन में लिख रहा मैंने, दल बदल को छोड़कर। रिपीट करता हूं वापिस, अनुच्छेद 192
विधानमंडल के सदस्यों यानी एमएलए की नियोक्ता का निर्धारण दल बदल को छोड़कर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर, यानी राज्यपाल अपने मन से नहीं करता, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर कौन करता है? राज्यपाल करता है। विधानमंडल के सदस्यों की नियोक्ता का निर्धारण की योग्य है या नहीं, उम्र 25 साल होनी चाहिए कम से कम, पागल दिवालिया नहीं होनी चाहिए, इसका होते हैं नियम, उन नियमों का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसकी सिफारिश पर? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर करता है, दल बदल को छोड़कर। तो फिर दल बदल कौन करता? नियोक्ता निर्धारण, किसी ने दल बदल कर लिया एमएलए ने, तो फिर तो विशेष लगेगा आपको लिखना, दल बदल के आधार पर नियोक्ता का निर्धारण करता सदन का अध्यक्ष, सदन का, जैसे विधानसभा का अध्यक्ष तो विधानसभा में करेगा, और विधान परिषद का अध्यक्ष विधान परिषद में सभापति करेगा, ठीक है। तो सदन का अध्यक्ष करेगा, जैसे विधानसभा का अध्यक्ष होगा वो विधानसभा अध्यक्ष इसमें करेगा दल बदल का, और विधान परिषद में वो सदन का सभापति करेगा विधान परिषद का, ठीक है। तो रिपीट करते हैं वापस, विशेष जब विधानमंडल के सत्र में दोनों सदन उपस्थित हो तब राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। अध्यादेश सामान्य अवधि 6 सप्ताह 42 दिन जब दोनों सदन उपस्थित हो जाए एक साथ, ठीक है। जबकि अधिकतम अवधि 6 माह जब दोनों सदन अलग अलग आए, कुल अवधि 7.5 माह, इससे पूर्व विधानमंडल या राज्यपाल द्वारा इसे समाप्त भी किया जा सकता है। ओके, अनुच्छेद 192 में विधानमंडल के सदस्यों यानी एमएलए की नियोक्ता का निर्धारण दल बदल को छोड़कर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर कौन करता है? राज्यपाल करता है। जबकि विशेष लगा लिखना, दल बदल के आधार पर नियोक्ता का निर्धारण सदन का अध्यक्ष करता है। आपको कैसा लगा टॉपिक आप जरूर बताना। अब वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां बच गई हैं, 121 शक्तियां वो अगले पार्ट में करवा देंगे। फिर राजस्थान के संदर्भ में राज्यपाल में स्पेशल डाल दूंगा, इससे बाहर राज्यपाल से प्रश्न ना के बराबर संभावना रही है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाते रहिए, आपके नोट्स बहुत काम आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।